मित्र नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 2 है उसका भाग 3 देखेंगे। भाग 1 और 2 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और इस टॉपिक में मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ जा रही होगी, क्योंकि ये जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड के उनको दिक्कत जा रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये बॉटनी का हिस्सा, वनस्पति विज्ञान का हिस्सा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कोई परिभाषा के चक्कर में आपको लेके जाने वाला नहीं, सीधे उठा कर रट लो, रट्टा मार लो, बिल्कुल ठीक है। जितना बोल रहा हूँ वैसे करो। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और यहाँ लिखा हुआ है तना, ठीक है। तना यानी आप लोग जानते हो। तो तना को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम। स्टेम यानी होता है तना का जो रूपांतरण है मुख्य रूप से 3 तरीके से होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 ही भाग देखेंगे उसके, एक भूमिगत तना और एक वायवी तना, ठीक है। तो भूमिगत तना के अंतर्गत देखो सबसे पहले लिखा है प्रकंद। प्रकंद को अंग्रेजी में कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, राइजोबियम नहीं, राइजोम कहते हैं, ठीक है। तो राइजोम का उदाहरण कौन है? हल्दी और अदरक। भूमिगत तना के अंतर्गत सबसे पहले प्रकंद को राइजोम कहते हैं, और इसका उदाहरण क्या है? हल्दी और अदरक, ठीक है। तो याद रखना, हल्दी और अदरक क्या है? ये तने का रूपांतरण है, और तने के अंतर्गत जो है ये भूमिगत तना, और भूमिगत तना के अंतर्गत ये प्रकंद है। डायरेक्ट पूछेगा प्रकंद या राइजोम क्या है, तो हल्दी और अदरक है, ठीक है। स्तंभ कंद को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में स्टेम ट्यूबर। तो इसका उदाहरण क्या है? आलू। और आलू में आप लोग देखते होंगे आंख पाई जाती। क्या पाई जाती? आंख, मतलब छोटी छोटी बिंद की स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्तंभ कंद के अंतर्गत क्या आते हैं? आलू, ठीक है। इसको स्टेम ट्यूबर कहते हैं। उसके बाद आता है सल्क कंद को अंग्रेजी में कहते हैं बल्ब। सल्क बल्ब मतलब जो चीज परत परत में पाई जाती है, जैसे प्याज और लहसुन, ये किस रूप में पाए जाते हैं? परत परत में पाए जाते हैं। इनको छीलते जाओ तो प्याज खत्म हो जाएगा, और लहसुन का भी वही हाल होता है, ठीक है। इसलिए सल्क के रूप में पाए जाते हैं। सल्क मतलब परत के रूप में। फिर घनकंद, नाम से ही स्पष्ट है, घनकंद को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्म, ठीक है। तो धन कंद, जब कंद जो है किस रूप में हो जाए? वो घन के रूप में हो जाए, घन जैसा हो जाए, जिसमें कचालू और जिमीकंद जो हैं वो काय के उदाहरण है, ये घनकंद के उदाहरण है, ठीक है। तो कुल मिला के हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, कचालू, जिमीकंद, ये सब काय का उदाहरण है। ये सब के सब भूमिगत तने के उदाहरण, अर्थात ये तने का ही उदाहरण है, ठीक। फिर वायवी तने के अंतर्गत देखो सबसे पहले लिखा है कंटक स्तंभ। क्या लिखा है? कंटक स्तंभ। इसको कहते हैं स्टेम थॉर्न। क्या कहते हैं इसको? स्टेम थॉर्न, THRON, स्टेम थॉर्न, ठीक है। जब कलिका कांटों में रूपांतरित हो जाए, जब जो कलिका होती है, कली समझते हो ना, जब जो कली या उसको कलिका कहते हैं, जब कलिका कांटों में बदल जाती है तो हम उसको कहेंगे कंटक स्तंभ या स्टॉम थॉर्न। इसका उदाहरण है नींबू और बोगनवेलिया। नींबू या फिर बोगनवेलिया। नींबू सबके घर में होते हैं, बोगनवेलिया भी आपने देखे होंगे, है ना। इसके फूल कागज टाइप के होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कागजी फूल भी कहते हैं, कागजी पौधा भी कहते हैं, ठीक है। फिर स्तंभ प्रतान, स्टेम टेंड्राइल। स्तंभ धन प्रतान, जब कलिका कैसी हो जाए? स्प्रिंग जैसी हो जाती है। मैंने बताया था इससे पहले, हम लोग स्प्रिंग वो मटर का जब पढ़े थे, तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना। कलिका जब कैसी हो जाती है? स्प्रिंग जैसी हो जाती है, तो क्या कहते हैं उसको? हम स्तंभ प्रतान कहते हैं। इसका उदाहरण है अंगूर। फिर लिखा है देखो पर्णकाय स्तंभ, इसको कहते हैं फेलोक्लेड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फेलोक्लेड कहते हैं। जब तना कैसे हो जाता है? चपटी पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब तना चपटा होकर पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पर्णकाय स्तंभ या फेलोक्लेड। इसका उदाहरण है नागफनी और केजुराइना, ठीक है। फिर पर्णाभ पर्ण या क्लेडोड, पर्ण या क्लेडोड कहते हैं। जब पर्ण संधि समझते? पर्ण यानी पत्ता, और संधि मतलब जहां पे चिपका रहता है। तो पर्ण संधि से हरी तथा बेलनाकार चपटी शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। तो पर्ण संधि से क्या होती है कि हरी, बेलनाकार और चपटी जब शाखाएं निकलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पर्णाभ पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णाभ पर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण है सतावर और रसकस। सतावर आप जानते हो, नार्बुद कांटा जिसको कहते हैं, वो यही सतावर है, ठीक है। और ये बहुत सारी जो है बीमारियों के काम भी आता है, मतलब ये एक औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है ये? औषधीय पौधा भी है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है प्लांट टिश्यू के बारे में। क्या लिखा हुआ है? प्लांट टिश्यू
मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए टिश्यू क्या होते हैं, है ना। तो उससे भी पहले हमको समझना पड़ेगा कोशिका क्या होती है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, ठीक है। और कोशिका बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलेंगी तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा ऊतक, ऊतक से फिर अंग का निर्माण हो जाएगा और अंग से फिर शरीर का निर्माण होता है। कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। तो उसी प्रकार से पादप में क्या पाए जाते हैं, ऊतक, है ना, ठीक। तो दो प्रकार के ऊतक होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्य नाम में ही है छुपा हुआ, विभज्य जिसमें क्या होता है, विभाजन होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ठीक। तो इस प्रकार के ऊतक में क्या होता है कि ये बार बार विभाजन होता है और ये विभज्य ऊतक फिर तीन भागों में बटा होता है, ठीक है। एक होता है शीर्ष विभज्य ऊतक या इसको शीर्षस्थ विभज्य ऊतक कहता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है तने के सबसे ऊपरी भाग और जड़ के सबसे अंतिम भाग में पाया जाता है। तो इसका काम क्या होगा कि ये ऊपर तने को बढ़ने में मदद करेगा, तने की लंबाई बढ़ाएगा और जड़ को गहराई में बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए क्या है, देखो हमने लिखा है लंबाई और गहराई, मतलब ये लंबाई और गहराई बढ़ाने में मदद करेगा। फिर पार्श्व विभज्य ऊतक क्या होता है कि जो मोटाई होती है या उसके जो साइड वाले भाग होते हैं पौधे के, उसके भागों में पाया जाता है, मतलब ये मोटाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड में, है ना, जो तने की जो मोटाई बढ़ती है तो वो पार्श्व विभज्य ऊतक के कारण बढ़ती है। अंतर्वेशी, अंतर्वेशी मतलब जहाँ पर जोड़ वाले भाग पाए जाते हैं। जोड़ वाले मतलब जहाँ संधियाँ निकलती है ना, संधि जहाँ से मतलब शाखाएं निकलती है, हम उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं ना। तो जो जोड़ वाले भाग हैं वहाँ पर क्या करते हैं, ये शाखाओं में वृद्धि करते हैं। तो आपने देखे होंगे जहाँ भी जोड़ वाले भाग होते हैं जिसको हम लोग संधि या नोड कहते हैं, उस नोड कैसा होता है, थोड़ा सा फूला होता है, वहाँ से शाखाएं निकलती हैं। और जहाँ पर इस अंतर्वेशी विभज्य ऊतक पाया जाएगा वहाँ पर वो कैसा होगा, और फूला होगा, है ना। जो संधि होगी कैसी होगी, या जो जोड़ है वो फूला होगा और वहाँ से जो शाखाएं निकलेंगी वो भी खूब आगे चल के वृद्धि करेंगी, ठीक है, ये अंतर्वेशी विभज्य ऊतक के कारण। अब फिर स्थायी ऊतक जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ये पुनः दो भागों में बटा होता है। सबसे पहले समझ लो स्थायी ऊतक क्या होता है। ये विभज्य ऊतक के फलस्वरूप जिस ऊतक का निर्माण होता है उसको स्थायी ऊतक कहते हैं, इसके लिए इसको परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये पुनः दो भागों में बटा होता है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो है पुनः तीन भागों में बटा है। मृदु ऊतक मतलब जो फल होता है, जो पत्ती होती है, जो फल होता है, जो पुष्प होता है, उसके अंदर वाले भागों में क्या पाया जाता है, मृदु ऊतक पाया जाता है। मृदुधन ऊतक, मृदु मतलब नरम, इसलिए जो पत्ती होती है अंदर बड़ी नरम होती है, या जो पुष्प होते हैं बड़े नरम होते हैं, किसके कारण होते हैं, मृदु ऊतक के कारण होते हैं। फिर होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक मतलब थोड़े से जटिल होगा ये, है ना। तो ये बाहरी परत जितने भी है ना, पेड़ की छाल वगैरह हो गई या फिर फल का जो छिलका होता है वो स्थूल कोण ऊतक का ही उदाहरण है, ठीक। फिर दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक मतलब आप समझ रहे हो, जो रेशों का निर्माण होता है, ठीक है। जो जड़ होती है, जड़ में बहुत सारे ऐसे रेसे रेसे निकले होते हैं, तो उन रेशों का निर्माण करता है इस प्रकार से, जो है कौन सा विभज्य ऊतक करता है, दृढ़ोत्तक। ये बहुत जटिल, बहुत मजबूत होता है, अर्थात ये जड़ों को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, इसलिए इसको कहते हैं दृढ़ोत्तक। फिर यहाँ पे लिखा है देखो जटिल, एक साइड पे क्या लिखा है, जटिल। सरल ऊतक कितने भागों में था, मृदुत्तक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोत्तक, इसके बारे में समझा दिया। अब जटिल जो है, जटिल ऊतक काय में पाया जाता है, संवहन ऊतक में। संवहन ऊतक मतलब जो जल और खनिज पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम तीनों शामिल हैं, ठीक है। तो जाइलम जड़ में पाया जाएगा जो कि जल और खनिज लवण को शरीर के पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है वो तने में पाया जाता है, जो कि पौधों के अंदर खाद्य पदार्थों को ट्रांसफर करता है, इधर का उधर करता है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। अर्थात कैम्बियम का काम क्या होता है कि ये जाइलम और फ्लोएम के लिए ऊतकों का निर्माण करता है, और साथ ही साथ जो तने में जो वार्षिक वलय बनते हैं, वार्षिक वलय समझते हो, जो रिंग बनते हैं, आपको जब किसी बड़े पेड़ को काटना तो आपको उसमें रिंग नजर आएंगे, वार्षिक वलय नजर आएंगे, ठीक है। तो वार्षिक वलय जो बनते हैं, है ना, तो वो जो रिंग है वो किसके कारण बनते हैं, वो कैम्बियम के कारण बनते हैं। और आप वार्षिक वलय को गिनकर किसी भी पेड़ की आयु को आसानी से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कमाल किसका है, हमारे कैम्बियम दादा का कमाल है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं परागण किसे कहते हैं। परागण मतलब पॉलिनेशन, परागण मतलब होता है पॉलिनेशन। तो पहले समझिएगा कि
पुष्प के नर जनन अंग कौन से हैं और पुष्प का जो मादा जनन अंग कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये जो है इसको हमने देखा था, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन या इसको कहते हैं थैलेमस, और नीचे जो लगा होता है इसको हम लोग कहते हैं पीटल कहते हैं, है ना, पीटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीटियोल कहते हैं। बात समझ में आ रही? क्या कहते हैं इसको? पीटियोल। हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि पुष्प के जितने भी भाग हैं वो सब किसके ऊपर होते हैं? ये इसी पुष्पासन के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो ये पुष्प का जो नर जनन अंग है, इसमें ये वाला भाग दिख रहा है हरे कलर का पाइप जैसा, है ना, तो इसको हम लोग तंतु या फिलामेंट या योजी या कनेक्टिविटी या पुंकेसर कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, तंतु, फिलामेंट, योजी, कनेक्टिविटी, पुंकेसर, है ना। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये गोल 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 गोल, है ना, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश या एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश या एंथर। अब ये परागकोश अंदर पुनः 4 चेंबर मतलब 4 भागों में बटा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परागपुट। क्या कहते हैं? परागपुट, या इसको कहते हैं पोलन सेक्स। क्या कहते हैं इसको? पोलन सेक्स। सेक्स मतलब वाला लिंग वाला सेक्स नहीं, सेक्स का मतलब SACS सेक्स, पोलन सेक्स, ठीक। और इसके पोलन सेक्स के अंदर ही फिर क्या पाए जाते हैं? बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब मादा जनन अंग देख लो, ये पुष्पासन है, ये पत्रवंत है, वही वाला। और इसके ऊपर देखो, ये देखो गोल सा ऐसा दिख रहा है, लोटे जैसा, है ना, घड़े जैसा दिख रहा है आपको, ये हो गया अंडाशय। अंडाशय के ऊपर फिर पतला सा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र। और सबसे ऊपर होता है ये वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। वर्तिका ये पतला वाला, और ये ऊपर जो है चोचू मोचू बना हुआ है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। स्टिग्मा कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले परागण की परिभाषा क्या होगी कि पराग कोषों के पराग कणों का निकलकर, पराग कोषों के पराग कण का निकलकर मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है या पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब पराग कोष से पराग कणों का निकलकर मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो वर्तिकाग्र में होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, है ना। तो देखिए, जब यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे माध्यम होंगे, ये अपने आप तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, है ना, इसके लिए बहुत सारे माध्यम होंगे। अभी हम माध्यम भी पढ़ लेंगे, कौन कौन से माध्यम है जो पराग कणों को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाते। कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, बगैर माध्यम के कुछ नहीं होता। रिश्ता भी जोड़ना है तो कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए ना भैया, मीडिएटर चाहिए। यहाँ मीडिएटर बहुत सारे होंगे, अभी मिलेंगे, उल्लू के पट्टे कई सारे यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं गैमेट। गैमेट को हिंदी में कहते हैं युग्मक। गैमेट मतलब युग्मक। तो पराग कण जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पराग कण होते हैं, ये नर युग्मक है। नर युग्मक कौन है? पराग कण है। और मादा युग्मक कौन होता है? अंडाणु होता है। ये दोनों कैसे होते हैं? हैप्लाइड होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे होते हैं? ये अकेले रहते हैं। पराग कण अपने आप अकेला है, और अंडाणु का, देखो एक चीज और समझ लेना कि इस अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं। देखो ये हरे हरे रंग का बना हुआ है, 1 2 3। तो कितने अंडाणु पाए जाते हैं? हर पुष्प के अंडाशय के अंदर कितने अंडाणु पाए जाएंगे? 3 ठो पाए जाएंगे। और ऊपर से बहुत सारे परागकण चिपके रहते हैं, लेकिन ये इतना छोटा रास्ता होता है कि अंदर तक कितने पहुंच पाते हैं? सिर्फ 2, है ना। मादा के 3 ठुक और नर के 2 ठुक। फिर काम होता है आगे, अभी दिखाएंगे कैसे काम होता है। तो हाँ, गैमेट और युग्मक, है ना। तो ये हो गया परागकण और अंडाणु। तो परागकण अपने आप में अकेला होता है और अंडाणु अपने आप में अकेला होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हैप्लाइड, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग। परागकण अकेला होता है और अंडाणु अकेला होता है, इसलिए दोनों कैसे होंगे? हैप्लाइड होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? जाइगोट। जाइगोट को कहते हैं युग्मनज, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाएंगे, परागकण और अंडाणु जब आपस में मिल जाएंगे तो उससे युग्मनज बनेगा, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और ये कैसा होगा? डिप्लॉइड, है ना। पहले ये अकेले थे, ये दुकेले हो जाएंगे, और बाद में क्या हो जाएगा? फिर ये जाइगोट आगे चल के काय का निर्माण करेगा? भ्रूण। भ्रूण को अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रॉय। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रॉय भी कहते हैं। और जाइगोट विकसित होकर भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण विकसित होकर काय का निर्माण कर लेगा? फल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, ऊपर से 2 पराग कण आया, उसके पास में 3 अंडाणु है, ठीक है। तो
एक परागकण और एक अंडाणु आपस में मिलेंगे तो काय का निर्माण करेंगे, जाइगोट का। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। ये तो कैसे हो जाएंगे, पहले अकेले थे तो हेप्लॉइड थे, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, क्योंकि उसमें दोनों के गुण होते हैं, ठीक है, नर मादा दोनों का वो आइटम मिल जाता है, ठीक है। फिर भ्रूण, फिर काय का निर्माण हो जाएगा, भ्रूण, और भ्रूण से आगे चल के फिर काय का निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो एक परागकण तो भाग ले लिया, उसके बाद भी एक परागकण बचा हुआ, तो एक परागकण इसका और दो अंडाणु, क्योंकि तीन थे तो तीन में से अब दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। काय का निर्माण होगा, भ्रूण कोश का। इसको कहेंगे एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इसको, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लाइड होगा, क्योंकि इसका दो और इसका एक, तो कितना हो जाएगा, तीन टुक मतलब ट्रिप्लाइड, तीन टुक बोले तो ट्रिप्लाइड हो जाएगा, इसको एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। और भ्रूण कोश का काम क्या होता है कि ये जब भ्रूण कोश का काम क्या होता है, ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। भ्रूण कोश किसको पोषण प्रदान करेगा, भ्रूण को पोषण किससे मिलेगा, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में रहेगा तो क्या घंटे से मिलेगा इसको पोषण, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए पोषण के लिए, ठीक है। सॉरी लैंग्वेज खराब हो रही। हाँ, उसके बाद देखते हैं, देखो निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी, है ना, निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे अंडाशय के अंदर में होगी, ठीक है। तो भ्रूण प्लस भ्रूण कोश, है ना, तो कुल मिला के क्या होगा, अंडाशय में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया वर्तिकाग्र में होती है, और निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय के अंदर होती है, ठीक है। परागण की प्रक्रिया देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब परागण के प्रकार देख लो, है ना, परागण के प्रकार, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागण को कहेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। क्या कहेंगे, स्वपरागण और पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण क्या होगा कि जब एक पौधे, एक पुष्प के पराग कण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र और अंडाशय तक जाना, या एक ही पौधे में जब से सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो उसको कहेंगे स्वपरागण। या तो एक ही फूल में या एक ही पौधे के पुष्पों में ये अगर ये चीज हो जाए तो वो स्वपरागण होगा। और जब एक पौधे के पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र होते हुए वहां से अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाएगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन का उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। और क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे नई किस्म की जो है हमको संततियां देखने को मिलेंगी, मतलब नए गुण वाली संतति या नए किस्म के हमको पौधे को देखने को मिलेंगे, किसमें, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से परागण के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, कीटों के द्वारा हो सकता है, पक्षियों के द्वारा हो सकता है, पशुओं के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, और बड़े जंतुओं के द्वारा हो सकता है। तो कीटों के द्वारा होता है जिसको कहते हैं एंटीमीमोफिली, एंटोमीमोफिली। पक्षियों के द्वारा होगा तो इसको कहेंगे ऑर्निथोफिली। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो पक्षियों के द्वारा अगर होगा पॉलिनेशन तो उसको कहेंगे ऑर्निथोफिली, और पशुओं के द्वारा होगा तो उसको कहेंगे एनिमोफिली, हवा के द्वारा होगा तो इसको कहेंगे हाइड्रोफिली, और अगर बड़े जंतुओं के द्वारा होगा तो इसको कहेंगे जूफिली, ZOO जूफिली, PHYLY, ठीक है, जूफिली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलेसिया, 40 किलो का वजन होता है। तो इस पुष्प में परागण करने के लिए बड़ा सा जानवर भी हमको चाहिए, और बड़ा जानवर मतलब बड़े जंतु चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो जानवर है, सबसे बड़ा जो स्थलीय प्राणी है वो है आपका हाथी। तो सबसे बड़े फूल में सबसे बड़े पशु के द्वारा क्या होगा, परागण होगा, मतलब रेफलेसिया में परागण करने के लिए कौन जरूरी है, हाथी जरूरी है, ठीक है। हाथी की सहायता से उसमें परागण की प्रक्रिया संभव हो पाती है, ठीक है। 40 किलो का फूल होता है, याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया, जिसमें परागण कीटों के द्वारा होता है, ठीक। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्या डिप्लॉइड होता है, क्या ट्रिप्लॉइड और क्या हेप्लॉइड। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऊंचाई के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, ऊंचाई के आधार पर पौधों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक होता है शाक, जिसको हम लोग सर्ब कहते हैं, शाक यानी सर्ब, है ना, उसको क्या कहते हैं, शाक मतलब सर्ब। सर्ब काफ़ी नरम होते हैं, है ना। जैसे शाक की ऊंचाई कितनी होती है, अधिकतम 3 फीट तक की ऊंचाई के जो पौधे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं शाक। उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, शाक के अंतर्गत। जो भटा होता है, मिर्ची होता है, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 3 फीट तक हो सकती है अधिकतम, तो वो किसके अंतर्गत में आएंगे, शार्क, है ना।
इसको सर्ब कहते हैं। उसके बाद झाड़ी, झाड़ी को हम लोग कहते हैं हर्ब, HURB हर्ब, मतलब 3 फीट से लगाकर 10 फीट की ऊंचाई तक है, 9 या 10 फीट की ऊंचाई तक, 3 फीट से लगाकर 9 या 10 फीट की ऊंचाई तक है तो हम लोग उसको कहेंगे झाड़ी, है ना। झाड़ी में जैसे ललटाना वगैरह होता है तो झाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वृक्ष, वृक्ष मतलब हो गया ट्री, जिसकी ऊंचाई 10 फीट से ऊपर है तो ट्री में आएगा। जैसे बरगद हो गया, वट वृक्ष हो गया, आम वाम, सब ये जो है फिर 10 फीट के ऊपर के होते हैं तो ये वृक्ष की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं पर्ण विन्यास। क्या हम लोग क्या देखेंगे? पर्ण विन्यास, जिसको कहेंगे फिलोटेक्सिस। क्या कहते हैं इसको? फिलोटेक्सिस, है ना। पर्ण और विन्यास मतलब पर्ण मतलब पत्ती, पत्ती का पौधे के ऊपर लगने का जो क्रम है, मतलब किस क्रम में या किस विशिष्ट क्रम में जो पत्तियां हैं वो पौधे के ऊपर लग रही हैं तो उसी विशिष्ट क्रम को हम लोग कहेंगे पर्ण विन्यास, ठीक है। क्या कहेंगे? पर्ण विन्यास, मतलब पौधे में जो पत्तियां किस क्रम में लगी हुई हैं उस आधार पर अगर हम पत्तियों को विभाजित करें तो हम लोग 3 भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। एकांतर, तो एकांतर के लिए हम लोग देख लेंगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे एकांतर के लिए धान, जौ, गेहूं, गुड़हल और गुलाब, ये इसके उदाहरण है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे काय के बारे में, गुड़हल के विषय में देख लेते हैं, है ना। तो ये देखिए गुड़हल, तो एकांतर का मतलब क्या होता है? एक एक के अंतर से निकल रहे हैं, ठीक है। एक अपोजिट डायरेक्शन में यहां से निकला तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में किधर से जाएगा? ये ऊपर से निकलेगा। फिर ये पत्ती यहाँ से निकली तो दूसरी उसके थोड़े सामने में ऊपर से इधर से निकलेगी, मतलब एक एक का अंतर छूटेगा। मतलब समझ रहे हो? ऐसा एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो एक यहाँ से, ये अंतर चल रहा है। आप ये देखो यहाँ स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। ये यहाँ से निकला तो ये इसके सामने विपरीत दिशा में यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला तो ये इसके विपरीत दिशा में यहाँ से निकल रहा है, मतलब एक एक का अंतर, इसलिए इसको एकांतर कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अभिमुख, मतलब आमने सामने, या इसको कहेंगे जोड़ीदार, ठीक है। देखो ये मेरे पास रखा हुआ है अमरूद, जिसको हम लोग भी कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है। आप लोग खाइए और बहुत पाचक है ये, है ना, भोजन को अच्छा खासा पचा देता है। तो देखिए ये हो गया आपका बिही या अमरूद जो है, तो इसमें देखिए आमने सामने से पत्ती निकल रही है, पूरा क्रम यही है, पत्तियों के निकलने का ये क्रम आमने सामने से निकल रही है। यहाँ भी देखो ये आमने सामने से निकल रही है, ये आमने सामने से निकल रही है ना। तो ये इस तरीके का है, ठीक है। तो इसको कहेंगे अभिमुख या जोड़ीदार। एक प्रकार से है कि नहीं, जोड़े जोड़े इसमें रह रहे हैं, आमने सामने से निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे निकलेंगे, विपरीत दिशा में निकलेंगे लेकिन आमने सामने एक ही इससे निकलेंगे, ठीक है, एक ही पर्वसंधि से निकलेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिमुख या जोड़ीदार। फिर हो गया चक्री या समूह, ठीक है, चक्री या समूह। देखो इसके उदाहरण कौन कौन हो गए अभिमुख या जोड़ीदार के? आम हो गया, जामुन हो गया, ये सब जो है ये अभिमुख के अंतर्गत में आएंगे, ठीक है। फिर चक्री या समूह में क्या हो जाएगा कि वो एक चक्र या समूह के रूप में वो क्या हो जाएगा कि संरचना निर्मित हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण क्या है? चंपा, आपने सुने होंगे, चंपा है, छातिम है, कनेर है। तो फिलहाल मेरे हाथ में देखो कनेर रखा हुआ है, ठीक है। कनेर में देखोगे इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। तो इस प्रकार ये क्या होगा? एक सर्कल का निर्माण करता है। कनेर रखा है ना, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है आपको समझाने के लिए, है ना, तो मैंने ढूंढ ढांड के इसको लाया है और आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये एक चक्र के रूप में आपको दिखेगा। एक और ये कुछ रखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है, कनेर का मैंने जैसे आपको दिखाया। देखो इसमें भी देखो यहाँ से पत्ती निकले, चारों साइड से पत्ती निकल रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और इस तरीके से क्या होगा? एक चक्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको चक्र या समूह के रूप में कहते हैं। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चंपा, छातिम और कनेर, ठीक है। इसमें तो मैंने आपको कनेर दिखा दिया, और पता नहीं कौन सा वृक्ष है, ये भी जो है चक्री या समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। नाम पता करके बता दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई ऐसा कठिन नहीं है, एकदम मैंने बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ज़्यादा रटने रोटने का कोई काम नहीं, सीधे सीधे समझते चलो, ठीक है। इसको आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और भैया प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट से ही जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जय श्री राम।